हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सीटेट की जो क्लास चल रही थी हमारी सीटेट जुलाई पेपर सेकंड का, जिसमें हम सोशल स्टडी यानी आपका एसएसटी का पेपर कर रहे थे। और इसके पहले हमने 5 सेट कर लिए हैं। ये आपका छठा सेट है। अगर आपने नहीं देखी पिछली क्लास तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाकर पिछली क्लास देख लीजिए। इसकी जो प्लेलिस्ट एक आपकी बन चुकी है, या फिर मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको प्लेलिस्ट की लिंक, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपका जुलाई तक चलने वाला है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट। और इसमें आपका प्रीवियस ईयर से लेके मॉडल पेपर तक हर तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन का आपका जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो जिस तरह इसमें आज की क्लास में जिस तरह प्रश्न होंगे, आपको उसी तरीके से पेपर में जुलाई का जो पेपर होगा उसमें आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि कोरोना के टाइम के बाद से ऐसे ही पैटर्न आपको हर पेपर में हर बार जब सीटेट होता है तो देखने को मिलता है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ जरूर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा बंदगा शब्द। ठीक है, शब्द है बंदगा, शब्द है आपका बंदगा। और बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया? जो बंदगा शब्द है, पूछा जा रहा है कि मध्य युग काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया था। तो जो बंदगा शब्द है ये गुलामों के लिए इस्तेमाल किया गया था। जो स्लेव्स होते हैं गुलाम, उनके लिए बंदगा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगर बात करें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, तो गुलामों के लिए इस्तेमाल किया गया था। और दिल्ली सल्तनत ज़ैर जैसे, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश हो गया, इसने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद किया था। तो जो इल्तुतमिश था ये क्या करता था, अपने गुलामों को ही सूबेदार बनाता था। ठीक है ना, इन गुलामों को ही फारसी भाषा में आप क्या कहते हैं, बंदगा कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है, हमें आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला कि स्टार्टिंग में कृषि और पशुपालन था? ये कैसे पता चला? हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है क्या? ऐसा है, हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साथ मिले। तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखित रिकॉर्ड तो है ही नहीं उसका। हाँ, ये आपका है कि हमारे पास जो अनाज हैं और जानवरों की हड्डी के साथ मिले, तो आपका यहाँ पे केवल बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे अठारहवीं सदी, ठीक है ना, 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की गई, या परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो ये क्वेश्चन मैं कल भी ली थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छात्रों को रिलेट करके क्वेश्चन आपका सीटेट क्या है, सीटेट में आपका जो है छात्रों को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न दिया जाता है। तो छात्रों से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा लिया है। और इस क्वेश्चन की बात करें आंसर का, तो इस आंसर में आपका क्या हो जाएगा, जो कांगड़ा चित्रकला है आप इसे देंगे। ठीक है ना, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बंदगा शब्द मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया? तो ये आपका फिर से आ गया, स्लेव्स जो गुलाम होते हैं उनके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका जो अगला प्रश्न है एकतादार और जागीरदारों के जो विषय है। तो एकतादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा कथन सही है? एकता और जागीरदारों के विषय में कौन सा कथन सही है?
तो ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन में दिए जाते थे, ठीक है। या फिर वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः एकता और जागीर कहते थे वहाँ रहकर वहाँ प्रशासन चलाते थे। ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, या फिर आपका जो है ना तो ए सही है ना तो बी। तो इसमें केवल और केवल आपका क्या हो जाएगा, बी सही है, ठीक है ना। केवल और केवल बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों ए बी पर विचार करना है। और आप देख रहे हैं पैटर्न आपका, यही पैटर्न आपका पेपर में आने वाला है, ठीक है ना। यही पैटर्न आपका पेपर में आने वाला है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहला कथन है, पहला कथन कहता है हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। और दूसरा कथन कहता है कि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो ये दोनों ही बात सत्य हैं, और जो ए है ना, ये बी जो है ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ देखेंगे आप, तो जो 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप में यानी उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। भारत गणराज्य को हिंद, अरबी में इसे अल हिंद कहा जाता था, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान और हिंद शब्द का प्रयोग अक्सर अरबी और ईरानी जो है किया करते थे। तो जो हिंदुस्तान है या हिंद शब्द है, इसका प्रयोग कौन करता था, अक्सर अरबी और ईरानी के लोग करते थे, ईरान के, ठीक है ना। हमें आरंभिक कृषकों का पशुपालनों के बारे में कैसे पता चला, तो ये दोबारा आपका आ जाता है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य की वजह से पता चला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूहों के बारे में निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो जो पहला कथन है आपका, वे झूम खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। दूसरा कथन है कि वे एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन करते और पोषण करते थे। तो ये आदिवासी समूहों के बारे में, तो जो आपका पहला स्टेटमेंट आपका हो गया और दूसरा, यानी आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि वे झूम की खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। और दूसरी बात, एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन और पोषण करते थे, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूह के बारे में बात की जा रही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सुधार आंदोलन ठीक है ना, सुधार आंदोलन को उद्गम स्थान से मिलान करें। तो सुधार आंदोलन का जो उद्गम स्थान है, इसका मिलान करना है आपको, ठीक है ना। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अगर बात करूं मैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वेद समाज आपका कहाँ पे है, तो वेद समाज आपका कहाँ पे है, ये आपका प्रार्थना समाज, ठीक है ना। वेद समाज का जो संबंध है ये प्रार्थना समाज से है। और दूसरा आपका मद्रास का जो संबंध है ये लाहौर से है। और सिंह सभा का संबंध आपका किससे है, नहीं, मद्रास का जो संबंध है ये आपका किससे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा किससे, बॉम्बे से। और सिंह सभा का लाहौर से। तो आपका जो वेद समाज हो गया प्रार्थना समाज से, मद्रास बम्बई से, और आपका सिंह सभा लाहौर से संबंधित, यानी थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे जो है डिटेल की, तो आप देखेंगे अगर वेद समाज की, तो वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछ सकता है। 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी, के श्री धरालू नायडू द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा, के श्री धरालू नायडू के द्वारा। यह समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह का तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे दो प्रश्न बन सकते हैं, एक तो 3 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो वेद समाज की स्थापना कब हुई, दूसरा किसने किया और कहाँ पर हुआ, तीसरा आपका इसे और किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिण भारत का समाज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका,
प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इसकी जो स्थापना है प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है ना। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। इस समाज ने जातीय बंधनों को समाप्त करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था तथा महिलाओं की शिक्षा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। सिंह सभा की बात करें तो सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में ठाकुर सिंह के द्वारा किया गया था। ठाकुर सिंह और ज्ञानी के द्वारा, ज्ञानी सिंह के नेतृत्व में यह अमृतसर से शुरू हुई थी। कहाँ से? अमृतसर से। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं का उद्देश्य सिख धर्म में सुधार लाना तथा साथ ही सभी तरह से अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाना था। ओके, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन से संबंधित है? तो बात करें यहाँ पे, राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। दूसरा है, सिंह सभा के नेताओं ने केवल बात आए तो गलत हो जाता है यहीं पे। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट जो देखा जाए तो ये फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे सामाजिक सुधार जातीय उन्मूलन के संदर्भ में, राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। मात्र समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, ठीक है ना, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जातीय उन्मूलन के लिए बम्बई में 1849 से 50 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से मुंबई में किया गया था। तो ये 3 लोगों के द्वारा मिलकर किया गया था। इस सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारी ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में से सुधार भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय फायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन की बात करें तो पहला कथन है आपका, हेनरी लुइस विवियन ड्रेजियो के विद्यार्थियों परंपराओं और नीतियों का खंडन किया गया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति आज़ादी के लिए अभियान चलाया। दूसरा कथन है, हेनरी के विचार आमूल परिवर्तनकारी थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ए भी सही है और जो बी है ना ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो डेरेजियो ने इटली के मैजिनी के यंग इटली से प्रभावित होकर यंग बंगाल संगठन बनाया। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जो यंग बंगाल का संगठन है ये किसने किया? तो ये किया डेरेजियो ने, ठीक है। डेरेजियो ने किया। इसकी स्थापना कहाँ पर किया था? कलकत्ता में हेनरी डेरेजियो ने यंग बंगाल की स्थापना की थी। डेरेजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी की थी। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल इंस्पेक्टर था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका वक्तव्य पे पहला कथन है, अमूल परिवर्तनवादी नेता मध्य मार्गवादी नेताओं की आलोचना उनकी आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक कार्यों पर जोर देने के लिए कारण करते थे। और दूसरा है आपका कथन, आमूल परिवर्तनवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो इसमें आमूल परिवर्तनवादी निवेदन की राजनीति में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ बी सत्य हो जाएगा, ठीक है ना निवेदन करना चाहता ना आपका आलोचना। तो यहाँ पे बात करें तो अमूल परिवर्तनवादी नेताओं का जो तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ओके, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
असहयोग आंदोलन के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में बात करना है और इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है, इस आंदोलन के जो है फॉरेन क्लॉथ के दौरान, ठीक है ना, इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई क्या, या फिर इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका बात करें यहाँ पे बी और सी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी की बात करें तो इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो पहला बी और सी आपका सही हो जाएगा। बी और सही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असहयोग आंदोलन की बात करें तो जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था। तो इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे डिटेल की बात करें तो सबसे पहली बात तो जो असहयोग आंदोलन है ये शुरुआत कब हुई असहयोग आंदोलन की, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग यानी धरना जो है तथा 1921 से 22 के दौरान विदेशी कपड़ों का आयात आधा रहेगा। तो ये जो है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1920 में। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और 1922 तक यह चला था। 1922 में इसे महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। बिकॉज यहाँ पे अगर बात करें तो इसको स्थगित करने का रीज़न ये था कि चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ था उसकी, तो चौरी चौरा जो आपका घटना घटा उसके बाद क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना, स्थगित कर दिया गया था। बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न की तो अच्छा ये पिकेटिंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे, ठीक है ना। दूसरा बहिष्कार की बात करें तो बहिष्कार क्या होता है, किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या किसी वस्तु के इस्तेमाल से इनकार कर देना, ये बहिष्कार हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान ने पहली बार ईयर्स से, ठीक है, ऊपर की आयु के लिए, ठीक है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया है। तो ये आपका अगर बात करें तो 18 साल, ठीक है ना, 18 साल हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान में पहली बार 21 वर्ष से ऊपर, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है ना, 21 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। लेकिन बाद में वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। देश के बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 1 मिनट चल जा भाई, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पूछा यहाँ पे सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम लिखिए और क्रम से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका क्या है, सूर्य है, ठीक है ना, ये क्या है आपका सूर्य है, ये आपका बुध है, ये आपका शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करें तो बुध आ जाएगा, फिर आपका शुक्र आ जाएगा। तो बुध और शुक्र ये आपका देखने को मिलेगा, फिर पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि आंतरिक ग्रह क्या होता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ये आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंतरिक ग्रह यानी जो आपका मैंने अभी बताया कि सूर्य से जो नज़दीकियाँ हैं, यानी ये क्या है आपका सूर्य है, ठीक है ना, ये क्या है आपका सूर्य है, और
ये आपका क्या है, बुध, मंगल यानी आपका शुक्र, पृथ्वी और यानी आपका ये मंगल हो जाएगा, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब यहाँ पे बात करूँ मैं तो ये जो है आपका, ये जो स्टार्टिंग का है, ये आपका सूर्य के पास वाला जो 4 ग्रह हैं, ये क्या है, एक आंतरिक उपग्रह, ये ग्रह होते हैं, ठीक है ना, इनको आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और जो ये आपका 4 लास्ट के 4 हैं, इनको आप किस नाम से जानते हैं, तो बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, किसके नाम से, बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। तो भारत का जो मानक यामोत्तर है वो आपका 82.5 डिग्री है। कितना, 82.5 डिग्री, ठीक है ना, 82.5 डिग्री है। तो ये आपका किस ऑप्शन में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, क्या है, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये आपका हो जाएगा। तो वेस्ट वाला मत लगा दीजिएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर, तो ये जो हमारा भारत का समय है ना, मानक समय रेखा, तो ये आपका ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में आपका कितना बजा होगा, 7:30 बज रहा होगा, अगर लंदन में 2 बज रहे होंगे तो, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे तो रूस में 11 मानक समयों में को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय घंटे क्षेत्र 15 डिग्री का देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। ये जो प्रश्न है आपका, ये आपका सीटेट 2021 में आ चुका है, आपका दिसंबर में आया था, ये वहाँ से प्रश्न लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने कल भी लिया था, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना, क्या है, ग्लोब है। और ये क्या है आपका विषुवत रेखा, ठीक है, ये आपका क्या है, विषुवत रेखा। ये आपका ऊपर क्या है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये आपका आर्कटिक आपका क्या है, व्रत है, आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री, ठीक है ना। और ये आपका पोल आ जाता है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल आ जाता है, ये आपका क्या है, साउथ पोल, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करें तो ये आपका मकर रेखा हो गया, 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गया, ठीक है ना, मकर रेखा हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री आपका साउथ, ठीक है ना, साउथ व्रत हो जाएगा, जो आर्कटिक आपका हो जाता है। और बात करें यहाँ पे, ये आपका आ जाता है साउथ पोल हो जाता है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे तो उत्तर से जब दक्षिण की तरफ चलेंगे, देखेंगे 1 मिनट, अब आप देखेंगे जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले कालक्रम में क्या आ जाएगा, ये देखिए, तो सबसे पहले एक आपका आएगा कर्क रेखा, क्योंकि 66.5 डिग्री दे नहीं रखा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कर्क रेखा आएगा, मकर रेखा आपका विषुवत रेखा, मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री आपका साउथ वाला आएगा। तो सबसे पहले आपका आएगा उत्तरी ध्रुव व्रत कर्क रेखा, जो 66.5 डिग्री में आपका दिया हुआ है, फिर कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, मकर रेखा उसके बाद आएगा, और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव व्रत आएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार का है, ठीक है ना, एस अक्षर के आकार का होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है। दूसरा है हिंद महासागर का एस आकार प्राकृतिक पोताश्रय और पतनों के लिए आदर्श है। तो दोनों ही बात इसकी गलत है, ठीक है ना, तो दोनों ही असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा, हिंद महासागर का जो आकार है ये कैसा दिखता है, तो ये एम आकार का दिखता है, ठीक है ना, एम आकार का दिखता है। अगला प्रश्न है आपका, स्लेट तथा संगमरमर किस क्षेत्र किसके उदाहरण है, स्लेट और संगमरमर। तो स्लेट और संगमरमर ये आपके किसके उदाहरण है, ये कायांतरित सेल के उदाहरण होते हैं।
केंद्रित सेल की बात करें तो इस सेल के कुछ अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? नीस, फाइलाइट, सरपेंटाइन और आपका सिस्ट और कार्टजाइट होता है, ठीक है ना, कार्टजाइट होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किन तिथियों पर विषुवत होता है? किन तिथियों पर? तो ये आपका होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये सीधा सीधा विषुवत रेखा पर इनका पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो ये आप देखेंगे तो भारत में 21 यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत होता है। विश्व होता है। विश्व एक ऐसा समय होता है जब दिन और रात की समय अवधि बराबर होती है। तो 21 मार्च और आपका 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर जो है भारत में दिन और रात दोनों बराबर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिन और रात कब बराबर होता है? तो ये आपका विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, ठीक है ना। इसी को आप क्या कहते हैं? 21 मार्च की स्थिति को आप बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर की जो स्थिति होती है उसको आप शरद विषुवत कहते हैं। सॉरी। तो 23 सितंबर को आप शरद विषुव कहते हैं और 21 मार्च को बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ये आपका कौन सी है ग्लोब पर सबसे लंबी? ये है आपका विषुवत रेखा, ठीक है ना। अगला बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा? तो आपका वहाँ पे बात करूँ मैं तो 1 बज रहा होगा, ठीक है ना। लंदन में आपका 1 बज रहा होगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे तो ठीक है, तो ये आपका क्या है, जब आपका भारत 5 घंटे आगे है तो ये दोपहर का आपका पीछे ही रहेगा ना, तो ये 1 बज रहा होगा, ठीक है ना। ये शाम का 6:30 होता है। तो आप जब 5-5.5 घंटा आप देख लीजिए, जब 5.5 घंटा जोड़ेंगे इसमें, ठीक है ना, सब 5.5 घंटा या फिर आप इसमें से 5.5 घंटा जब देखेंगे माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 बजेगा, ठीक है ना, दोपहर का 1 बज रहा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला के माध्य सौर समय को ग्रीनविच माध्य समय कहा जाता है और 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होता है? तो 1 डिग्री के देशांतर में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। इस प्रकार 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री देशांतर में 5.5 घंटे का अंतर होता है। अब भारत लंदन से पहले दिशा में है, अतः भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, धड़ा सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? तो धड़ा सेल है ये पवनों के यानी विंड के जो है अपर्दन क्रिया की वजह से होता है, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? तो मौसमी पवन कौन सी होती है? जो मानसून पवनें होती हैं उन्हीं को मौसमी पवनें कहते हैं, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं पाया जाता है? तो सहारा मरुस्थल में नहीं पाया जाता है दक्षिणी सूडान नहीं पाया जाता, बाकी लीबिया, ट्यूनीसिया और माली ये तीनों ही सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिणी सूडान नहीं पाया पाता है। और बात करें यहाँ पे तो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो मरुस्थल है, तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा में 2 स्थायी नदियाँ, जैसे कि आपका 2 स्थायी नदियाँ कौन कौन सी? नील और नाइजर नदियाँ बहती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल होता है जो आपका सहारा मरुस्थल है और यहाँ का जो तापमान है लगभग 58 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, 58 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में जो मृदा संरक्षण है सबसे बेस्ट जो तरीका होता है रक्षक मेखलाएं, रक्षक शेल्टर बेल्ट्स के द्वारा आप जो है मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं, ठीक है।
तो ये रक्षक मेखलाएँ होती हैं। फसलों के बीच में पेड़ों की कतारें लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। रक्षक मेखलाएँ मृदा अपरदन को रोकती हैं। खेतों में बुआई के समय एक प्रकार के प्लास्टिक के लिए सीट बिछाई जाती हैं तथा ताकि भूमि में नमी बनी रहे। आप इसी को क्या कहते हैं? मल्च कहते हैं, ठीक है ना। तो खेतों में जो बुआई के समय आप प्लास्टिक की जो सीट बिछाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? मल्च कहलाता है। और वेदिका फॉर्म पहाड़ी या पर्वतीय प्रदेशों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है, वेदिका फॉर्म, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर? तो इसमें अगर बात करें इग्निस, सेडिमेंट, मेटामॉर्फोस या फिर लैपिस, तो जो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट का अर्थ होता है लैटिन में, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है तो जो सेडिमेंट है लैटिन शब्द का अर्थ स्थिर होता है। अगला प्रश्न है आपका, स्थानांतरित आपका जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचरण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो ये आपका आदिम कृषि जो होता है ना उससे संबंधित है, स्थानांतरित कृषि। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? तो विविधता में एकता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे अगर बात करूँ तो 1946 में अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अपनी पुस्तक में पूरे देश की शक्ति का और एकता का वर्णन किया। विविधता में एकता का अर्थ होता है हम जाति, वंश, नस्ल के आधार पर भले ही अलग अलग है लेकिन हम सब एक हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? जोधपुर जैसलमेर सही है, ग्वालियर झांसी सही है, दार्जिलिंग कालीपोंग सही है, लेकिन लाहौल और लखनऊ एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है भारतीय संसद में? तो मैंने कल के क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है, ठीक है ना। संसद का निर्माण होता है और विधान परिषद जो है ये विधानसभा आपका विधानमंडल में आता है, ठीक है ना, विधानमंडल में आता है, ठीक है ना, राज्य स्तर पे। तो ये ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन आपका सीटेट का। और बात करें यहाँ पे तो क्लास पसंद आई है और क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन के जो लेवल है वो अच्छे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कमेंट करके आप अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। बाकी अपने साथियों को शेयर करके उन्हें चैनल से जोड़ लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जानी चाहिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और आप वहाँ से PDF को ले सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।